हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश की एशियंट हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियोस कर ली हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप शुरू से लेकर सारी वीडियो को देखें, ठीक है, सीक्वेंस में सारी वीडियो देखें। आपको हिमाचल प्रदेश की सारी हिस्ट्री बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जनपद तक कर लिया था, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश की जो एशियंट हिस्ट्री के अंदर हम मौर्य काल से लेकर राजपूत काल तक, उस काल में हिमाचल के अंदर क्या इतिहास रहा हिमाचल का, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा सा स्टोरी देखिए कि क्या होता है कि महाभारत काल तक जो जनपद थे वो पूरी तरह से स्थापित हो चुके थे। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर जनपद हमने क्या क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे औदुंबरों के बारे में, कुलिंद, त्रिगत और कुलुत, इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियोस में डिटेल में पढ़ लिया था। और इन जनपदों के बारे में सभा पर्व में क्या कहा गया, कि सभा पर्व देखिए क्या है, ये एक महाभारत की बुक में से एक है, ठीक है, जिसको बुक ऑफ असेंबली हॉल भी कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया, जो अर्जुन थे, अर्जुन ने कुलिंदों और त्रिगर्तों इत्यादि इन देशों को इन्होंने जीत लिया था, इन पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। तो बोलने का क्या मतलब है कि ये जो जनपद थे, ठीक है, ये जनपद महाभारत काल में ये स्वतंत्र नहीं थे, ये कुरु राज्यों के आधिपत्य में ये थे। और महाभारत के युद्ध में इन जनपदों ने, ठीक है, कुछ लोगों ने क्या है कौरवों की ओर से लड़े और कुछ लोग जो पांडवों की ओर से वो लड़े थे। अब जो कौरवों की ओर से लड़े थे वो हमने पढ़ा भी था पिछली वीडियो में, ठीक है, जो सुशर्मा थे, त्रिगर्त के राजा थे सुशर्मा, उन्होंने कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा था। फिर उसके बाद क्या होता है, जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है, ठीक है, महाभारत के युद्ध के बाद पढ़नी तथा बौद्ध काल तक कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जिन्होंने इन छोटे छोटे राज्यों को संगठित किया, ठीक है। तो ऐसा लगता है शायद मौर्य काल तक ये जो राज्य थे वो स्वतंत्र रूप से ये चलते रहे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि जो पढ़नी काल था वो था हमारा 5वीं सेंचुरी बीसी का, ठीक है, और जो हमारा बौद्ध काल वो 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है। ये चीज याद रखना, जो अष्टाध्यायी है, ठीक है, अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया है पढ़नी के द्वारा। तो ये थी यहाँ तक स्टोरी। देखिए, जो 5वीं और 6ठी शताब्दी के बीच तक कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जिन्होंने इन छोटे छोटे जनपदों को संगठित किया। फिर बाद में जब सिकंदर का आक्रमण होता है, ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इन सबको जीत कर, इन छोटे छोटे राज्यों को जीत कर एक विशाल राज्य की इन्होंने स्थापना कर दी। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य 321 से 185 बीसी, ठीक है, बीसी यानी बिफोर कॉमन ईरा या बिफोर क्राइस्ट भी इसको बोल सकते हैं हम, बीसी। ये जो काल रहा ये मौर्य काल रहा, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की, ठीक है। और सिकंदर के आक्रमण से संबंधित कुछ पॉइंट है यहाँ पे, देखिए कि जो 327 बीसी के आसपास सिकंदर ने आक्रमण किया था और ये कहाँ तक, ब्यास नदी तक ये यहाँ पहुंच गए थे हिमाचल में। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ से आगे इनके जो सैनिक थे उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया था, फिर ये यहीं से लौट गए थे। फिर यहाँ पर इन्होंने 12 पिलर्स की स्थापना की थी, ठीक है। तो क्या होता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इन छोटे छोटे जनपदों को जीत लिया था और उन्हें एक विशाल सूत्र में पूरे भारत को इन्होंने बांध दिया था, तो इन्होंने हिमालय राजाओं के साथ दोस्ती की। अब यहाँ देखिए इनके जो मंत्री थे और गुरु, ठीक है, उनके मंत्री और गुरु कौन थे, चाणक्य। अब चाणक्य देखिए यहाँ काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व था इनका और काफी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की बुक इन्होंने लिखी और इनका जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्ता और कौटिल्य नाम से भी इनको जाना जाता था। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक योद्धा बनाया और फिर चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था और मगध पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। तो था चाणक्य के बारे में। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इन राज्यों को जीत लिया था तो फिर चाणक्य ने परवर्तका से मित्रता संधि कर ली थी। परवर्तक कौन थे, ये हिमालय के राजा थे उस समय और उनसे इन्होंने मित्रता कर ली। फिर इनकी मित्रता के बारे में देखिए,
जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में लिखा गया है। ठीक है, इनकी मित्रता का उल्लेख कहाँ हुआ है? परिशिष्ट पर्वन में। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या थी कि उनसे मित्रता, परिवर्तक से मित्रता करने के बाद चंद्रगुप्त की सेना में कई कई जाति के सैनिक भर्ती किए गए थे, जिनमें किरात और खश लोग थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और इन किरात और खश लोगों के जो राजा थे वो परिवर्तक को ही माना जाता है। अब ये वर्णन कहाँ हुआ? ये मुद्रा राक्षस में हुआ, और जो मुद्रा राक्षस है वो विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए परिवर्तक से तो इन्होंने मित्रता कर ली थी, लेकिन पर्वतीय प्रदेशों में चंद्रगुप्त का विरोध दो राजाओं ने किया था। ठीक है, उनमें से एक थे हमारे कुल्लू के राजा चित्रवर्मा और दूसरे थे हमारे कश्मीर के राजा पुष्कराक्ष। ठीक है, कुलुत के राजा चित्रवर्मा और कश्मीर के राजा पुष्कराज। ये चीज ध्यान रखना कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्वतीय राजाओं में कौन से दो राजा ऐसे थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया, तो वो थे कुल्लुत के राजा चित्रवर्मा और पुष्कराज। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार, और उसके बाद जो हिमाचल में इम्पोर्टेंट है वो है अशोक। ठीक है, वो चंद्रगुप्त के पोते थे अशोक। ये काफी पराक्रमी थे, इन्होंने लगभग उस समय पूरे भारत के जनपद, ठीक है, कितने 16 जनपद थे भारत में उस समय, लगभग सभी पे इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। फिर हिमालय प्रदेश में देखिए इन्होंने नेपाल से लेकर कश्मीर तक, ठीक है, सारे हिमालय प्रदेश पर इन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया था। हिमालय प्रदेश के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार करने का श्रेय भी किनको जाता है? अशोक को जाता है। अब देखिए अशोक पहले जैन धर्म को मानते थे। फिर कलिंग युद्ध में, ठीक है, काफी ज्यादा खून खराबा हुआ था कलिंग युद्ध में, और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्रों का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से इन्होंने शिक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया हिमालय रीजन में, और इसके लिए इन्होंने भेजा था आचार्य मंजिम को। ठीक है, आचार्य मंजिम को इन्होंने भेजा था, और उनके साथ उनके 4 साथी कसगोत, बिंदुभिसार, सहदेव और मूलकदेव, इनको इन्होंने हिमालय रीजन में भेजा था, और इनके बारे में वर्णन मिलता है सांची स्तूप से। ठीक है, सांची स्तूप के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्तूप है, और अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूपों में जो कुलूत का स्तूप है, ठीक है, उसके बारे में ह्वेनसांग ने भी वर्णन किया हुआ है। और उन्होंने क्या लिखा है कि जो प्रदेश के मध्य भाग में एक स्तूप है, और जिसे कि राजा अशोक ने तथागत की पुण्य स्मृति पर बनाया था, और तथागत स्वयं भी अपने शिष्यों के साथ कुल्लू में आए थे, और बौद्ध धर्म का भी इन्होंने प्रचार किया था यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, जब 210 और 11 BCE के आसपास मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगता है। ठीक है, कब होता है? 210 से 211 BCE के आसपास मौर्य साम्राज्य का पतन करने के बाद शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश यहाँ आते हैं, और ये शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। और जो ये पुष्यमित्र थे ये बृहदत्थ मौर्य के ही सेनापति थे, और बृहदत्थ कौन थे? ये अंतिम मौर्य राजा थे, ठीक है, जिनकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और इनकी हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने पूरी सेना के सामने, ठीक है, किसकी? बृहदत्थ की ही पूरी सेना के सामने इन्होंने इनका वध कर दिया था। और फिर पुष्यमित्र के बारे में देखिए क्या है कि इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए, और राजस्व यज्ञ भी इन्होंने किए हैं। अब यहाँ देखिए एक चीज और होती है, जब मौर्य साम्राज्य समाप्त होने लगता है, ठीक है, तो उस और शुंग वंश आ गया होता है, तो उस समय क्या करते हैं, जो दूर दूर के जनपद थे, जिसमें खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र के जनपद थे, इन्होंने खुद को अलग करने लगे, स्वतंत्र करने ये लगे खुद को। फिर उसके बाद जो 1st सेंचुरी BC के आसपास शकों और कुषाणों का आक्रमण होने लगा, और कुषाणों को शकों की ही शाखा कहा जाता है, और जो ये शक थे ये खशों के ही वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तो शक, खश और कुषाण ये एक ही वंश के माने जाते हैं, और शकों में काफी प्रतापी वंश भी रहे। ठीक है, ये घुमंतुक कबीले इनके होते थे, और पशुपालन करते थे। ठीक है, और इनमें से कुछ देखिए जो मैदानी भूभाग में ये बसे हुए थे, और कुछ पर्वतीय प्रदेशों में चले गए थे। अब यहाँ पर जो राजपूत, गुज्जर, जाट, अहीर, इनको इन्हीं का रूप माना जाता है जो मैदानी भागों में बस गए, और कुछ जो पहाड़ की ओर चले गए थे, और वो वहां पर अपने ही पुराने जो बंधु इनके थे ये खश लोगों से मिल गए थे। ठीक है,
और पहाड़ी इलाकों में इन्होंने क्या किया, काफी प्रतिमाएं की। ये सूर्य के काफी बड़े उपासक थे, ठीक है। और इन्होंने ही सूर्य की पर्वतीय प्रदेशों में क्या किया, एक बूटधारी सूर्य की एक द्विभुज मूर्तियां इनके द्वारा बनाई हुई मिली है हिमालय में। उसके बाद जो कुषाण आते हैं, ठीक है, कुषाणों में इनके काफी इंपॉर्टेंट राजा थे, एक वो थे सम्राट कनिष्क, ठीक है। सम्राट कनिष्क ने क्या किया था, कश्मीर से लेकर कुमायूं तक, ठीक है, इन सारे पर्वतीय प्रदेशों को इन्होंने अपने आधिपत्य में ले लिया था। अब ये जो कनिष्क था, ठीक है, कनिष्क भी एक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था, ठीक है। ये भी अशोक की तरह बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इन्हीं के समय पर क्या हुआ था, कनिष्क के समय पर ही चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किनके समय पर हुआ था, कनिष्क के समय पर ये हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, कश्मीर में ये हुआ था। लेकिन कुछ लोग इसे जालंधर में भी मानते कि ये जालंधर में हुआ था। अब कुषाणों ने यहाँ पर क्या कर दिया कि राज्यों को कई प्रांतों में इन्होंने बांट दिया ताकि उनको शासन करने में सुविधा हो सके। खुद ये सेंटर से पूरा काम चलाते थे और उन प्रांतों में उन्होंने अपने कई अधिकारी नियुक्त कर दिए थे, ठीक है। यानी कि जो जनपदों के जो राजा थे उनको ही उन्होंने अपना अधिकारी बना दिया था एक तरह से। और जब सेंटर में सरकार इनकी कमजोर होती गई, ठीक है, तो कई प्रांतों ने खुद को स्वतंत्र कर दिया था। फिर इस तरह से क्या होता है, जो पंजाब और उत्तरी पश्चिमी हिमालय के कुछ जनपद होते हैं, ठीक है, वो आपस में संगठित होने लगते हैं। फिर इस तरह से क्या हुआ, कई जनपद और गण आपस में मिल गए, ठीक है, इन्होंने अपना एक समूह बना लिया और फिर कुषाणों को इन्होंने अंत कर दिया। लगभग 2nd सेंचुरी एडी के आसपास, ठीक है, कुषाण राज्य का अंत हो गया था। जनपदों में देखिए, जो कुलिंद जनपद थे ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे इनको हराने में, जिन्होंने पंजाब के योद्धा और अर्जुन नायन के साथ मिलकर कुषाण राजाओं को हरा दिया था। और फिर जब ये स्वतंत्र होते चले गए तब इन्होंने अपनी मुद्राएं भी चलाई। और पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि हमें कुलिंदों की, त्रिगर्तों की, कुलित, इन सब कई जनपदों की हमें मुद्राएं प्राप्त हुई हैं विभिन्न कालों में। मुद्राएं शायद इन्होंने अपने इन्हीं स्वतंत्र काल में चलाई होंगी। अब उसके बाद देखिए गुप्त वंश, ठीक है, गुप्ता एम्पायर आता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब हमने पढ़ा कि ये फिर से स्वतंत्र हो गए थे जनपद, तो फिर से यानी छोटे छोटे राज्यों में भारत विभाजित हो गया था। तो इस दौरान क्या हो रहा था, विदेशी आक्रमण भी यहाँ पर हो रहे थे। तो इस समय पर फिर से इनको एकत्रीकरण करने का काम किसने किया, इन जनपदों को एकीकरण करने का काम किसने किया, वो किया समुद्रगुप्त ने, ठीक है। समुद्रगुप्त ने लगभग 340 ईस्वी के लगभग इन्हें फिर से और इन जनपदों को जीतकर आपस में मिला लिया था, ठीक है, और इनका एकीकरण कर दिया था एक तरह से। समुद्रगुप्त, जिसे हम भारतीय नेपोलियन भी कहते हैं और इसे कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। और इन सब जनपदों को फिर से जीतकर एक करने के बारे में वर्णन मिलता है इलाहाबाद के शिला स्तंभ से, ठीक है। अब जो गुप्ता एम्पायर के अधीन कौन कौन से जनपद थे उस समय पर, इन्होंने उत्तर पश्चिम में, ठीक है, मद्र को, त्रिगर्त, अदम्बर और कुलित, और जो मध्य हिमालय में कार्तिकपुर, इन सब को अपने अधीन इन्होंने कर लिया था। और हिमालय प्रदेश में इनके राज करने के बारे में एक और हमें तथ्य मिलता है कि जो समुद्रगुप्त ने ऐसी मुद्राएं चलाई जिन पर देवी हेमवती, ठीक है, बर्फ की देवी के चित्र भी अंकित थे। फिर उसके बाद आता है हुणों के आक्रमण। जो गुप्त वंश के अंदर कुमार गुप्त प्रथम थे, जिनका शासन था 425 से 455 एडी के आसपास में। उस समय पर क्या होता है, यहाँ पर हुणों का आक्रमण होता है और हुणों के आक्रमण को असफल करने का काम करता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कुमार गुप्त के ही पुत्र थे और इन्होंने हुणों को पराजित किया और लगभग 12 सालों के बाद फिर से हुणों ने आक्रमण किया, ठीक है। और इन हुणों के आक्रमण को स्कंदगुप्त ने, ठीक है, अपने पराक्रम शौर्य से फिर से इन्होंने इनको हरा दिया था और इनके आक्रमण को असफल कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 521 ईस्वी के लगभग, ठीक है, 521 ईस्वी के लगभग हुणों ने तोरमन के नेतृत्व में, ठीक है, पंजाब और पश्चिमी हिमालय पर इन्होंने फिर से आक्रमण कर लिया था। यहाँ पर ये जीत गए थे। और उसके बाद आए इनके पुत्र मिहिरकुल, ठीक है। फिर मिहिरकुल ने 525 ईस्वी के करीब पंजाब से ग्वालियर तक इन्होंने पूरे प्रदेश पे अपना आधिपत्य कर लिया था। फिर इनकी शक्ति को बढ़ता हुआ देखकर, ठीक है, जो नरसिंह गुप्त थे, बालाद्वितीय थे, यशोवर्मन थे, ठीक है, गुप्तों के सामंत रहे खुद भी, और इन्होंने मिलकर क्या किया, मिहिरकुल को पराजित कर लिया था।
फिर ये कश्मीर में इन्होंने शरण ली थी, भागकर चले गए थे कश्मीर, और फिर कुछ समय के लिए इन्होंने कश्मीर पर राज भी किया। और तो फिर बाद में कश्मीर में इनकी मौत हो गई थी मिहिर कुल की। फिर देखिए मिहिर कुल की मौत के बाद हुणों की शक्ति कुछ समय के लिए क्षीण हो गई थी, ठीक है। और बाद में इनके बाद आए घुमंतु गुर्जर, और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो घुमंतु गुर्जर है वो इनके साथ ही, हुणों के साथ ही ये आए थे। और इन दोनों के आक्रमण के बाद, हुणों और गुर्जरों के आक्रमण के बाद से क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य एक तरह से खत्म ही हो गया था। और हिमालय भूखंड क्या था, छोटे छोटे रजवाड़ों में बंट गया था, जिसमें क्या थे, हमारे राजा थे, राणा और ठाकुर, इन 3 भागों में मेनली ये बंट गया था। राजाओं की टेरिटरी को क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था अपठकुराई, और उस तरह से ही राणाओं की टेरिटरी को कहा जाता था राहून, और ठाकुरों की ठाकुराई। फिर उसके बाद क्या चीज रहती है हमारी इसमें, कि जो अदम्बर और कुलिंद जनपद थे, इनको माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य के बाद से ही इनका पतन एक तरह से हो गया था, ठीक है, या विभाजित हो गए थे। ऐसा मानते हैं कि जो गुप्त राजाओं ने इन्हें अपने राज्य में मिला लिया था, और इनके बाद से कोई भी ग्रंथों में इन जनपदों का उल्लेख नहीं मिलता है। जो इलाहाबाद के अशोक के शिला स्तंभ है, उनके अनुसार जो कुलिंद जनपद है, ठीक है, ये उस समय कहाँ, शिमला की पहाड़ी से लेकर, ठीक है, सिरमौर, जौनसार, बाबर और गढ़वाल की जो पश्चिम घाटियां थी, वहां तक ये आती थी। कौन से, कुलिंद जनपद को ऐसा मानते हैं जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है, इन्होंने ही अपने राज्यकाल में इन्हें जीतकर अपने में मिला लिया था। फिर उसके बाद आते हैं हर्षवर्धन, ठीक है, 607 से 647 ईस्वी के समय पर हर्षवर्धन आए, ठीक है, और ये मौखरी वंश, थानेश्वर के मौखरी वंश के ये थे, और इनके समय काल को शांति और समृद्धि का काल भी कहा जाता है, ठीक है। इनके समय पर आए चीनी यात्री हवेनसांग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चीनी यात्री हवेनसांग इनके हर्षवर्धन के काल में आए, ठीक है। और ये जो हवेनसांग थे, ठीक है, ये 630 से 644 एडी के बीच में ये भारत की यात्रा पर थे। और हवेनसांग ने क्या है, हिमालय में कश्मीर से लेकर, ठीक है, ब्रह्मपुरा, नेपाल तक छोटे छोटे राज्यों का इन्होंने वर्णन किया है। और अपनी यात्रा के दौरान ये कहाँ पर आए, जालंधर में आए, त्रिगर्त में आए, ठीक है, जालंधर और त्रिगर्त कांगड़े के ही पुराने नाम है। और सतलुज घाटी में ये शतुद्रु, ठीक है, फिर गंगा की घाटी से होते हुए ब्रह्मपुरा, फिर कुलूत, श्रुघन्य, इन राज्यों में गए, ठीक है। श्रुघन्य राज्य देखिए सिरमौर और गढ़वाल की पहाड़ियों में, ठीक है, गिरी और गंगा नदी के जो बीच का भूभाग है उसे श्रुघन्य कहा है इन्होंने। और ब्रह्मपुरा को पौरवंशी राजाओं का राज्य इन्होंने कहा है, जो कि 6ठी शताब्दी में ब्राह्महीर ने भी बृहत संहिता में ब्रह्मपुरा का उल्लेख किया है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, उस समय पर जो त्रिगर्त थे, शतुद्रु थे, ठीक है, ब्रह्मपुरा थे, कुलूत और श्रुघन्य राज्य थे, ये हर्षवर्धन के ये अधीन थे, ठीक है, हर्षवर्धन की राजसत्ता को मानते थे और इनके नियंत्रण में ये थे। इस तरह से हवेनसांग के द्वारा हमें पता चलता है कि जो हर्षवर्धन का राज्य था, काफी विशाल साम्राज्य इन्होंने बना लिया था, और हिमाचल के अंदर इन्होंने इन सब राज्यों को अपने अधीन कर रखा था। फिर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई, ठीक है, 647 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई, और इसके बाद इनका जो विशाल राज्य था वो खत्म सा होने लगा था। फिर कन्नौज में हर्ष की मृत्यु के बाद, ठीक है, कुछ ही समय में एक शक्तिशाली शासक आए, ठीक है, जिनका नाम था यशोवर्मन। और यशोवर्मन ने हिमालय पर विजय प्राप्त की, जिसके बारे में उनके कविराज बागपति राज ने, ठीक है, अपने प्राकृत ग्रंथ जंदबहा में वर्णन किया है, ठीक है। उन्होंने इस ग्रंथ में क्या लिखा है कि उत्तर और दक्षिणी भारत को जीतने के बाद श्रीखंड, थानेश्वर और कुरुक्षेत्र होते हुए अयोध्या ये गए, और फिर इन्होंने हिमालय खंड पर विजय प्राप्त कर ली थी। फिर उसके बाद आता है राजपूत काल, ठीक है, 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जिन्होंने राज किया वो थे राजपूत। और ये राजपूत कौन है, कहाँ से आए, ठीक है, इसके बारे में काफी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें चंद्रवंशी मानते हैं, और कुछ लोग इन्हें वैदिक आर्यों के ही वंशज मानते हैं, ठीक है। राजपूत खुद को क्षत्रिय मानते हैं, और आप देखते होंगे कि हिमाचल में ज्यादातर जो जनता है वो क्षत्रिय है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर राजपूत, राणा, मियाँ, ठाकुर, राठी, खश, गद्दी, जैसे राहु, कनैत, इन सब के नाम आपने सुने होंगे।
और फिर इस काल में देखिए उत्तर भारत में जो राजपूत रहे उनके प्रमुख वंशज थे चौहान, परमार, गुज्जर, प्रतिहार, पाल, चंदेल, गढ़वाल आदि। इन्होंने अपने राज्य स्थापित किए। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्लेस है कन्नौज, ठीक है। कन्नौज यूपी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज है। और ये एक इम्पोर्टेंट राजनीतिक केंद्र बन गया था उस समय पर, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के बाद ही, ठीक है, मगध से ये राजनीतिक गतिविधियों का एक केंद्र बन गया था, सेंटर बन गया था। और यहाँ पर क्या है, यशोवर्मन, हर्षवर्धन जैसे इन राजाओं ने अपना आधिपत्य कर रखा था, ठीक है। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, ठीक है, यहाँ पर राजपूतों में आपस में होड़ लगी रही कन्नौज को जीतने के लिए, क्योंकि कन्नौज एक सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बन गया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सारे अपना अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर यहाँ पर एक बार उन्होंने अधिकार कर लिया तो वो उत्तर भारत पर ही नहीं बल्कि वो मध्य और उत्तर पश्चिमी हिमालय पर भी वो अपना अधिकार कर सकते थे। और इसमें देखिए कन्नौज पर सबसे पहले कौन से पाल राजाओं ने इन पे अपना अधिकार किया, ठीक है। राजपूतों में थे ये पाल राजा, इन्होंने अपना अधिकार यहाँ पर सबसे पहले किया। और उसके बाद यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने अधिकार किया। फिर इस तरह से आपस में ही यहाँ पर काफी झगड़े होते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्थायी रूप से कोई भी यहाँ पर शासन नहीं कर सका। और यहाँ पर कन्नौज पर जिन भी राजाओं का अधिकार रहा, ठीक है, उन्होंने हिमाचल पर भी अपना अधिकार करने का प्रयास किया, ठीक है। तो यहीं तक थी हमारी एशियंट हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम इन्वेडर्स आते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और आप हिमाचल प्रदेश की पूरी हिस्ट्री अगर समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।